अगर आग है तो घरों में लगने दो, अगर आग है तो घरों में लगने दो। उन घरों में हमारा सामान थोड़ी है, और किसी के बाप ने खरीदी है गाड़ी से जला दो, किसी के बाप ने खरीदी है गाड़ी से जला दो। वो दलित है, इंसान थोड़ी है। तो भैया बेंगलोर में हुआ एक सेक्युलर वायलेंस। अक्सर कम्युनल वायलेंस होते हैं, अब आपको पता ही है कम्युनल वायलेंस कब होते हैं और सेक्युलर वायलेंस कब होते हैं। तो बेंगलोर में एक सेक्युलर वायलेंस हुआ। उस सेक्युलर वायलेंस के अंदर गाड़ियों और घरों को भरता और सिजलर बना बनाकर पेश किया गया। वैसे भी कुछ लोगों की भूख कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। तो आइए इस पूरे कांड का एनालिसिस करते हैं सेक्युलर ढंग से। बेंगलोर की डीजे हल्ली, केजी हल्ली नाम की दो जगह, जहां पर रोहित शेट्टी की फिल्म की शूटिंग चल रही थी और गाड़ियों और घरों को धू धू कर फूका जा रहा था, जलाया जा रहा था। वहीं सभी को इंतजार था कि अभी सिंघम यहां से निकलेगा, मगर सिंघम यहां से नहीं निकला, क्योंकि बाद में पता चला कि भाई ये शूटिंग नहीं चल रही है, ये तो सेक्युलरिज्म चल रहा है, ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चल रहा है। अब ऐसा होने के बाद सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत हल्ला होना शुरू कर दिया। अब बताओ, देश का एक डरा हुआ नागरिक दो चार गाड़ियां भी नहीं फूंक सकता, दो चार घर भी नहीं फूंक सकता क्या? इतनी भी आज़ादी नहीं है? तो भाई अब बेंगलोर में पूरा वृतांत क्या हुआ वो जानते हैं। तो भाई कांग्रेस के एक दलित नेता जिनका नाम था अखंडा श्रीनिवास मूर्ति, उनके घर पर सैकड़ों की संख्या में कुछ सेक्युलर लोग पहुंचे। अब उन लोगों को देखकर नेताजी को लगा, अरे हमारी वोट बैंक खुद साक्षात हमारे पास आ गई, ये तो बड़ी गजब की बात है। तो वोट बैंक ने कहा, नेताजी हम आपका घर फूकना चाहते हैं, फूक लें। तो नेताजी ने कहा, अरे नहीं नहीं ऐसा मत करो। मगर उस दिन झुम्मन मियाँ कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहे थे। तो झुम्मन मियाँ की खूबसूरती को देखकर नेताजी का घर अपने आप ही जल उठा, और उसको देखकर पुलिस वालों की गाड़ियाँ या फिर और लोगों की गाड़ियाँ या फिर और लोगों के घर भी अपने आप ही जल उठे। बड़े जल कुकड़े किस्म के थे भाई साहब। अब झुम्मन मियाँ अपना हुस्न छुपाएं भी तो कहाँ छुपाएं भाई। अब ये जो घर, गाड़ियाँ, पुलिस स्टेशन वगैरह जो जले हैं, टूटे फूटे हैं, वो इसलिए टूटे फूटे हैं क्योंकि नेताजी के किसी नेफ्यू ने मोहम्मद जी के बारे में कुछ लिख दिया था फेसबुक के ऊपर। और ये जो कांड है ना, कांड, इस कांड को बहुत ढंग से प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट किया गया है। तो आइए अब जानते हैं कि वो प्लानिंग क्या थी। तो भाई ये जो पूरा कांड हुआ उसको 3 फेजेस में या 3 तरीके के लोगों ने अंजाम दिया। पहला फेज या पहले तरीके के लोग जो थे वो फूंका फाकी कर रहे थे, तोड़ा फोड़ी कर रहे थे, पुलिस स्टेशन में तोड़ फोड़ कर रहे थे, घरों में तोड़ फोड़ कर रहे थे, जला रहे थे, ये सारे काम वो कर रहे थे। वहीं तो दूसरा फेज था या फिर जो दूसरा दल था वो खुद पुलिस स्टेशन में जाकर कह रहा था, अरे पुलिस साहब ऐसा है कि हमारे प्रॉफिट के बारे में कुछ गलत लिख दिया गया है फेसबुक के ऊपर और इस बंदे ने लिखा है, आप इसको अरेस्ट करिए। पुलिस ने उस बंदे को अरेस्ट भी कर लिया। और जो तीसरा दल था या जो तीसरा फेज था वो ऐसा था जिसमें सेक्युलरिज्म को जिंदा रखा जा रहा था, जिसमें भाईचारा जिंदा रखा जा रहा था, जिसमें दिखाया जा रहा था कि भाई एक मंदिर को एक दल बचा रहा है ह्यूमन चेन बनाकर और कह रहा है कि नहीं, इस मंदिर को कोई नहीं तोड़ेगा। फिर इस वीडियो को सोशल मीडिया पर चढ़ाया गया और दिखाया गया कि देखिए किस तरीके से सेक्युलरिज्म को बचाया गया है और मंदिर को बचाया गया है। ये तो अच्छा पीआर हो गया भाई, स्ट्रेटेजी भी अच्छी थी। अब लेकिन इस वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। इस वीडियो में आपको सुनाई देगा, अबे जल्दी से अपलोड करियो भाई। तो भाई इसका मतलब क्या है, एक पूरा स्टंट था। अगर हम मर जाएंगे पर इसको हम कुछ होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। ये सिर्फ हमारी अमानत है, हम इसकी हिफाजत ही करेंगे इंशाअल्लाह। वीडियो अपलोड कर जल्दी इंशाअल्लाह। वीडियो अपलोड कर जल्दी। यहाँ पे सारा मुसलमान भाई मिलकर एक मंदिर की हिफाजत कर रहे हैं। अब कोई जरा हमें ये तो बताए कि इस मंदिर को बचाया किससे जा रहा था? कौन थे वो लोग? ईसाई थे, हिंदू थे, सिख थे? कौन थे वो लोग जिनसे इस मंदिर को बचाया जा रहा था बाय द वे? अब दोस्तों ऐसे में ये जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या इस तरीके से प्लानिंग्स पहले भी हुई हैं या ये पहली ही बार था जो इस तरीके से प्लानिंग की गई? अजी ऐसी प्लानिंग हर बार ही ऑलमोस्ट होती हैं और रीसेंट एग्जाम्पल ही देख लो दिल्ली के दंगों का। उसमें भाई साहब पूरी प्लानिंग ये थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएगा तभी इन दंगों को शुरू किया जाएगा। और इस तरीके की वीडियोस या फिर इस तरीके की स्पीचेस आपको बहुत सारे नेताओं की मिल जाएंगी। और वैसे जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि डीजे हल्ली और केजी हल्ली जो जगहें हैं बेंगलोर में, वो बेंगलोर के शाहीन बाग के नाम से मशहूर हैं। शाहीन बाग में जो एंटी-सीएए प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें गलियों को रोक दिया गया था, उसी सेम ढर्रे के ऊपर केजी हल्ली और डीजे हल्ली में भी सड़कों को रोक दिया गया था। पूरा शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट केजी हल्ली डीजे हल्ली में चल रहा था। नसीरुद्दीन शाह भाई साहब आए थे और यहाँ पर स्पीच भी देकर गए थे। तो ऐसे माहौल में जब पीएफआई पूरे एंटी-सीएए प्रोटेस्ट को
सपोर्ट कर रही थी, दिल्ली में भी, बेंगलोर में भी, या फिर पूरे भारत में। तो ऐसे लोगों से राम मंदिर बनने के बाद, 370 हटने के बाद, इन सब चीज़ों के बाद और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता था। और वैसे भी आईएसआई ने कहा है कि भाई भारत में अब राम मंदिर बन चुका है, इसके बाद दंगे तो करवाने हैं। तो क्या ये उसी के ऊपर पहला स्टेप था या नहीं, ये आगे पता चलेगा। फेसबुक पर इनवाइट भेजे गए, फेसबुक पर लोगों को कहा गया कि जितने भी शांति प्रिय लोग हैं वो आएं, पुलिस स्टेशन के सामने जमा हो, हम शांति शांति खेलेंगे। उसके बाद शांति शांति खेलने के बाद 3 लोग मारे गए, 60 पुलिस वाले इंजर्ड हो गए, और उसके बाद धारा 144 लगा दी गई। धारा 144 लगने के बाद अब सड़कों पर कोई भी नहीं है, हो गई ना शांति। बस इसी शांति की तलाश में आजकल घूम रहे हैं हमारे कुछ भटके हुए नागरिक। और इतनी शांति देखने के बाद हमारे लिबरांडो ने भी शांति बना के रखी हुई थी। कल शाम 7 बजे ये मुद्दा थोड़ा सामने आना शुरू हुआ था, और आज सुबह 12-1 बजे तक ये मुद्दा काफ़ी बड़ा बन चुका था। लेकिन हमारे लिबरांडो ने काफ़ी शांति बना के रखी थी, अपना धैर्य का पूरा परिचय दिया था। तब आरफा खानम शेरवानी इससे बेहद निश्चिंत अपने ट्विटर पर लिख रही थी कि मुसलमानों को उनके हक चाहिए, वो वाले हक जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको अलाउ करता है। अरे मैडम, यहाँ हम पटाखे नहीं फूंक पा रहे, यहाँ हम होली का दहन करते हैं तो तुम्हें पॉल्यूशन लगता है, तुम्हें नारियों के सम्मान को ठेस पहुँचती हुई लगती है, और यहाँ पे गाड़ियाँ फूक रही हैं। कौन से भाई साहब, कौन से राइट्स की बात कर रहे हो आप? 5 अगस्त जिस वक्त भूमि पूजन चल रहा था, राणा यूब ने उस वक्त लिखा, नॉट द इंडिया आई नो। अरे मैडम, बेंगलोर में देख लिया इंडिया जो आप जानती हो। और ये मेरी बात आप लिख कर ले लीजिए, इस घटना का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र पूरे देश में करने वाला है, और उसके जरिए मुसलमानों के लिए समस्याएं पैदा करने वाला है। क्या आपको थोड़ी सी भी समझ आती है? बरखा से जावेद तक, राजदीप से शेखर तक, किसी को पहले तो लगा ही नहीं कि बेंगलोर में कुछ हुआ, और उसके बाद जब लगा तो सबको एक साथ ही लगा। तो भैया हम होली का भी जला दें तो वो नारी सम्मान को ठेस हो जाती है, ये गाड़ियां भी फूंक दे, घर भी फूंक दे तो आह नहीं होती। संजय झा की पार्टी के दलित नेता के घर को जला दिया जाता है, और भाई साहब शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं। अगर यही काम राम के नाम पर हो चुका होता तो भाई साहब ट्विटर पर बैठे बैठे ईंट से ईंट बजा देते। शशि थरूर कह रहे हैं इन्होंने जो फूंका वो फूंका, कोई बात नहीं, उसे भूल जाओ। ये देखो, इन्होंने मंदिर बचा लिया, यही भाईचारा है, यही पीस है। भाई साहब पीस नहीं बोलते, इसे पीआर स्टंट बोलते हैं, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात, आपकी पार्टी के नेता के साथ ये सब कुछ हुआ है और आप चुप बैठे हो, क्या कर रहे हो भाई? मैं कई बार सोचता हूं कि आजम खान के एक बयान के रिटेलिएशन में कमलेश तिवारी ने एक दूसरा बयान दिया, जिसके बाद कमलेश तिवारी के साथ जो हुआ वो आप सभी को पता है। किसी ने फेसबुक पे कोई पोस्ट किया, वो भी किसी दूसरे बंदे ने जो उसका भतीजा था, उसके रिटेलिएशन में एक पूरी मॉब आती है और इस आदमी के घर को जलाकर राख कर देती है, पुलिस स्टेशन फूंक देती है, 3-4 आदमियों को भी मार देती है और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो ऐसे में कई बार मैं ये सोचता हूं कि अगर आज बाबा साहेब अंबेडकर होते तो उनका क्या हश्र करती ये मॉब, वो मेरे समझ में नहीं आता। क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर के जो विचार हैं वो आपके स्क्रीन पर हैं, आप पढ़िए इन्हें, और इन विचारों को पढ़ने के बाद ये मॉब उनका क्या हश्र करती आज के ज़माने में, आप इमेजिन कर सकते हैं। और ये हाल अपने आप नहीं होता, ओवैसी जैसे पॉलिटिशियंस इसके बारे में बड़ी घटिया से घटिया स्पीचेस देते हैं, जैसे उन्होंने कमलेश तिवारी जी के लिए दी थी। और जो लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते, कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि वलदुल हराम, वो जालिम, वो कुत्ता जो उत्तर प्रदेश में बैठकर आका की शान में गुस्ताखी किया, याद रख तू आज जेल में है, मगर ये दुनिया तेरे लिए चूहे के बिल की तरह बन जाएगी इंशाअल्लाह। तूने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, तूने अपनी तबाही और बर्बादी को दावत दी। अब जानते हैं कि क्या ये जो बकैती है ये भारत में ही होती है या फिर इस तरीके का मॉब का इंसाफ बाहर भी होता है। तो भैया इसका क्लासिक एग्जांपल है चार्ली हेब्डो। चार्ली हेब्डो के हेडक्वार्टर में क्या क्या हुआ वो सभी जानते हैं, जब चार्ली हेब्डो की मैगजीन ने कुछ कार्टून बनाए जो इन्हें पसंद नहीं आए। इसका दूसरा एग्जांपल है साउथ पार्क। साउथ पार्क वो कंटेंट क्रिएटर हैं जो किसी को भी नहीं छोड़ते, जो सबके बारे में जोक्स बनाते हैं और बहुत ढंग से बनाते हैं। तो ये साउथ पार्क को नहीं बख्शा गया, उनके खिलाफ फतवे जारी कर दिए गए और उनको अपने उस कंटेंट को सेंसर करना पड़ा जो इन्होंने इस्लाम के बारे में बनाया था।
पाकिस्तान या बहुत सारे अन्य इस्लामिक देशों में तो ब्लास्फेमी के कानून है, आप एक अक्षर बोलिए तो सही, आपको या तो देश निकाला मिल जाएगा या फिर लटका दिया जाएगा। तो भैया हमारे जो कॉमेडियंस हैं, जो केवल एक पक्ष को ध्यान में रखकर अपने जोक्स को लिखते हैं, एक पक्ष के भगवानों को इंसल्ट करते हैं, वो आपके साथ बेहद टॉलरेंट हैं। आप जरा सा कुछ इस्लाम के अगेंस्ट बोलिए तो सही, मैं मुसलमानों के अगेंस्ट नहीं कह रहा हूं, इस्लाम के अगेंस्ट बोल रहा हूं। इस्लाम और मुसलमान दो अलग अलग चीजें हैं। आप अपने जोक्स इस्लाम के अगेंस्ट बनाइए तो सही, आपके साथ क्या चार्ली हेब्डो होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। और शायद हमारे कॉमेडियंस इस बात को बेहद अच्छी तरीके से जानते हैं, इसीलिए वो उस साइड पे जाते ही नहीं, और उस साइड पे जाते ही नहीं क्योंकि भैया उनको जान प्यारी है, जान सबको ही प्यारी है। खैर, लेकिन भाई साहब फिर भी इंटॉलरेंट हिंदू होता है, और हिंदू अपना इंटॉलरेंस सदियों से सहेजे हुए है।